पूजा अपनी सास और सुमन पति कैलाश के साथ रहा करती थी। सुमन का परिवार काफी ज्यादा गरीब था और इसी गरीबी के कारण उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे जुटाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है। लेकिन कैलाश बहुत ज्यादा मेहनती था। वो अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए खूब मेहनत करता। एक रोज कैलाश काम करके देर शाम घर पर आता है। अरे माँ, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप ऐसे सोए क्यों हो? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो सोचा आराम कर लूं। तबीयत को क्या हुआ है माँ आपके? माँ, थोड़ा खाना पीना समय पे खाया करो। माँ, आप तो जानती हो ना कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। कल को आप बीमार पड़ जाओगी तो इलाज करवाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ जाएंगे, और वो भी आजकल कोई देता नहीं है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी माँ कि आपका इलाज करवाएं कि घर चलाएं। माँ, महंगाई बहुत ज्यादा है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। अरे ज्यादा तबीयत खराब नहीं, बस थोड़ी सुस्ती आ रही थी तो सोचा आराम कर लूं। बहू, तू कैलाश के लिए चाय बना दे, बेचारा थक हार के आया होगा। सुमन के परिवार का खर्चा गरीबी में जैसे तैसे निकल रहा था। लेकिन एक रोज कैलाश की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो काम पर नहीं जा पाता, जिस कारण गांव के जमींदार सज्जन सिंह कैलाश को 2 दिन काम पर न आने के कारण उसे काम से निकाल देते हैं। अरे बहू, कैलाश कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वह काम के लिए गया हुआ है। कितनी बार मना किया है, पहले शरीर सेहत है ना कि काम। लेकिन माँ जी, मैंने उन्हें कितना मनाया कि अभी काम पर मत जाइए, लेकिन वो है कि मेरी सुनते ही नहीं है और मुझसे कहने लगे कि मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मालिक निकाल देंगे। इस लड़के के जिद के आगे किसी की नहीं चलती। कल शाम में भी कहा था जब तक तबीयत ठीक न हो बिस्तर से हिला भी मत कर, लेकिन ये मेरी बात कहाँ ही मानता है। दोनों सास बहू कैलाश के बारे में बात ही कर रहे होते हैं, तभी कैलाश उदास होकर घर पर लौट आता है। अब कैलाश को उदास देखकर सुमन परेशान हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे क्या हुआ? तू तो काम पर गया था ना जमींदार सज्जन सिंह के यहाँ, तो लौट क्यों आया? तुझे कहा था ना तबीयत ठीक नहीं है तो कहीं नहीं जाना, फिर बिगड़ गई ना तेरी तबीयत। नहीं माँ, तबीयत खराब नहीं है मेरी। वो तो जमींदार साहब ने मुझे निकाल कर किसी और को रख लिया मेरी जगह। अरे वो ऐसे कैसे तुझे निकाल सकता है और तेरी जगह किसी और को रख कैसे सकता है? मैं अभी जाकर जमींदार सज्जन सिंह से बात करती हूँ, उसकी इतनी मजाल कि मेरे बेटे को निकाल दे। माँ, बातचीत करने का, लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। आप तो जानती हो ना सज्जन सिंह को, वो उल्टी खोपड़ी का है। उल्टी खोपड़ी है तो क्या मनमानी करेगा? अरे तू उसके यहाँ छोटी सी उम्र से काम कर रहा है, लेकिन आज उसने तेरे 2 दिन ना आने पर तुझे काम से ही निकाल दिया। और वैसे तो कहता है मैं गांव के लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब असल में हम गरीबों को मदद की जरूरत होती है तो वो लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप माँ जी, लेकिन चिंता मत कीजिए, जो होना था सो तो हो गया। अब क्या पता इन्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाए। मिल तो जाएगी ही, लेकिन तू तो जानती है जमींदार के यहाँ काम करने का कितना फायदा होता है। खाने के साथ साथ पैसे और राशन भी मुफ्त में मिल जाता है। अच्छा ये सब छोड़ो माँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद कल मैं काम ढूंढने जाऊंगा। कैलाश के काम छूट जाने के बाद घर में परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब क्या किया जाए। ऐसे ही इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और कैलाश काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। और एक रोज कैलाश सुबह घर से निकलता है और शाम में उदास होकर लौट आता है। ये सब कैलाश की पत्नी पूजा से देखा नहीं जा रहा था। देखिए माँ जी, मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ ना, और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं घर पर आई मुसीबतों में मैं आपका साथ दूं, और तो और मैं काम करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, कैलाश काम ढूंढ लेगा, तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कहीं बाहर जाके काम नहीं करोगी। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैं जिंदा हूँ तो तुम्हें बाहर जाके काम करने की क्या ही जरूरत है। बहू, तू हमारे लिए इतना सोचती है, वही हमारे लिए काफी है। वैसे भी बाहर की दिन दुनिया ठीक नहीं है, औरतों को वैसे ही घर में रहना चाहिए, और अपना गांव तो वैसे भी ठीक नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और अब घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा था। सुमन भी काफी ज्यादा परेशान थी। इधर सुमन को उसकी पड़ोसन कमला के घर से उसकी बेटी की शादी का न्योता आता है, वो भी 2 दिन बाद का था। अरे बहू, कमला की बेटी रूही की शादी का न्योता आया है। अच्छा माँ जी, ठीक है, हम सभी चलेंगे कमला काकी की बेटी की शादी में। सुमन आस पड़ोस से राशन उधार लेकर घर चला रही थी।
लेकिन अब 2 दिन बाद सभी कमला की बेटी की शादी में पहुंचते हैं, जहां बारात कुछ ही देर बाद दरवाजे पर आती है। लेकिन कमला एक कमरे में बैठी सिसक सिसक कर रो रही होती है और ये सब पूजा देख लेती है। अरे कमला काकी, आप ठीक तो हो ना? इतनी खुशी के मौके पर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? क्या हुआ? कोई बात है क्या? आप मुझसे कहिए। भाभी, दरअसल बात ये है कि मेरे होने वाली सास ने मुझसे कहा था कि शादी में अच्छा सा मेकअप करवाना, क्योंकि मैं काली हूँ ना। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, तो अच्छे से मेकअप करवा लियो। लेकिन मेरी मेकअप वाली ने आखिरी समय पे मना कर दिया। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या करना होगा? मैं इसकी सास से बात करने गई थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि बिना मेकअप की लड़की की शादी नहीं की जाएगी। अगर शादी हो गई तो उसे अपनाएंगे नहीं। ठीक है काकी, आप बाहर जाइए। और रूही, तुम इस कुर्सी पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर पूजा भागकर अपने घर पर जाती है और मेकअप करने का कुछ सामान लेकर तुरंत ही घर से लौट आती है। पूजा को शुरू से ही मेकअप करने का बड़ा शौक था, लेकिन गरीबी के कारण पूजा ने अपने शौकों का गला घोट रखा था। अरे भाभी, आपको मेकअप करना आता है क्या? हाँ, मुझे मेकअप आता है, लेकिन ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है, क्योंकि मेरे शौक को मेरी माँ तक ने नहीं समझा, तो मैं अपनी सास को क्या ही कहती। अभी इन सब बातों का समय नहीं है, मैं जल्दी से तुम्हें तैयार कर देती हूँ। इतना कहकर पूजा रूही का मेकअप करने लगती है और करीब कुछ घंटों के बाद पूजा रूही को शादी के मंडप पर लेकर जाती है। तो हर कोई रूही के मेकअप को देखकर हैरान हो जाता है। रूही काली थी, लेकिन उसके मेकअप ने उसे इतना सुंदर बना दिया था कि सभी हैरान हो गए थे। उसकी सास भी उसे हैरानी से देख रही होती है और अपनी बहू की खूब तारीफ करती है। लेकिन कुछ देर बाद शकुंतला के घर पुलिस आती है और वो कोमल के चेहरे पर चोट का निशान। अरे वाह रूही बेटा, कितनी सुंदर लग रही है, नजर न लगे तुझे। ये सब तेरी बहू का कमाल है। देख रही है ना, देख रही है तेरी बहू कितनी होनहार है, लेकिन ये अपनी काबिलियत नहीं जानती है। अरे ये मजाक का समय नहीं, मेरी बहू को ये सब नहीं आता। वह बेचारी तो अच्छे से पढ़ लिख भी नहीं पाई, घर की मजबूरी के कारण। अरे माँ जी, ये मेकअप तो मैंने ही किया है। दरअसल रूही के मेकअप आर्टिस्ट ने एन मौके पर रूही का मेकअप करने से मना कर दिया था, इसीलिए। क्या ये मेकअप तूने किया है? हे प्रभु, तेरे अंदर इतना हुनर है, फिर भी तूने अपने हुनर को छुपा रखा है। क्या करती मैं माँ जी, मुझे लगा मेरे इस हुनर को कोई नहीं समझेगा, इसलिए मैंने किसी को कभी अपने मेकअप आर्टिस्ट होने के बारे में बताया ही नहीं। सुमन देख, तेरे घर में दिक्कत चल रही है और तेरी बहू को इतना अच्छा मेकअप करना आता है, और हमारे गांव में कोई मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं है। तो एक काम करना, अपनी बहू की एक दुकान खुलवा दें, वो भी मेकअप की, या ये घर घर जाकर औरतों का मेकअप भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। मेरी गरीब बहू अपना मेकअप आर्टिस्ट कैसे हुनर को पूरे गांव में दिखाए। अरे बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ। शादी में आए सभी लोग रूही के मेकअप की बहुत तारीफ करते हैं और रूही के मेकअप करने वालों के बारे में भी जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते थे कि उनकी मेकअप आर्टिस्ट कौन थी। सब लोग सुमन की बहू पूजा के बारे में पता करते हैं कि ये मेकअप उसी ने किया है, तो गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सुमन की गरीब गंवार बहू को इतना अच्छा मेकअप करना आता था, ये बात सभी को पता चल जाती है। और अगले ही दिन पूजा से गांव की औरतें लड़कियां मेकअप करवाने आने लगती हैं, जिससे पूजा को पैसे भी मिलते हैं और वो अपने घर को चलाने लगती है, जिससे सुमन की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। चंदा अपने मजदूर पति किशन लाल के साथ रहा करती थी। चंदा की कुछ ही समय पहले शादी हुई थी। चंदा की सास शकुंतला हर वक्त बीमार रहती थी, जिस वजह से किशन लाल जो भी काम कर कर लेकर आता, वो घर के राशन और उसकी माँ के दवा में ही खर्च हो जाया करता। एक रोज किशन लाल थका हारा घर आता है और वो उदास भी होता है। चंदा, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बहुत जोरों से प्यास लगी है। क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे मालिक ने मुझे और बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया। वो कहते हैं धंधा सही नहीं चल रहा है, तो भला पगार कैसे देंगे, इसलिए निकाल दिया। अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? आपको पता भी है कि बिना बताए किसी को भी काम से निकालना गैर कानूनी होती है। चंदा, हम मजदूर है, मजदूर के लिए क्या कानूनी क्या गैर कानूनी। हमें बस 2 वक्त की रोटी कमानी होती है, जिसके लिए हम काम पर जाते हैं, और वो मिल जाए तो जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं, और ना मिले तो भूखे सो जाते हैं। अच्छा, ये बातों को छोड़ो, मैं कल जाके दूसरा काम देखता हूँ। चंदा, किशन लाल और शकुंतला के बीच ये सारी बातें चल रही होती हैं।
तभी उनकी पड़ोसन रजनी वहां आती है और बोलती है, अरे क्या बात है, लगता है किसी गंभीर समस्या पे बातचीत हो रही है। मेरा आना बेकार ही रहा। अरे नहीं नहीं, आजा बैठ, किसी काम से आई थी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुझे देखने चली आई, तेरा हाल चाल लेने चली आई। और तेरी तबीयत पानी तो ठीक है ना? और आज किशन लाल इतनी जल्दी काम पर क्यों चला गया? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ रजनी काकी, सब ठीक है। आप बैठिए, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। इतना कहकर किशन लाल वहां से चला जाता है। अब रजनी शकुंतला को धीरे से कहती है, अरे क्या बात है, तू मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? अरे बता मुझे, मुझसे जितना होगा मैं उतना तो तेरी मदद करूंगी ही। अगर तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी की मुसीबत में काम आता है। अरे ना जाने किस वजह से किशन लाल को काम से निकाल दिया है, इसीलिए थोड़ी चिंता बनी हुई है, और कोई बात नहीं। अरे ये तो बहुत अफसोस की बात है। हाँ, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है कि घर कैसे चलेगा, क्या होगा। अब काम ढूंढने में भी समय लगता है। अब किशन लाल इन्हीं बातों को लेकर परेशान है थोड़ा। अरे बता, अभी कुछ महीने पहले ही बेचारे की शादी हुई है और अभी काम ही छूट गया। वैसे मुझे तेरी बहू से शिकायतें बहुत हैं, शादी के बाद कोई दावत नहीं दी। अरे बहू, मैं तो तेरी पड़ोसन हूँ ना, कम से कम अपने हाथों से कुछ बनाकर तो खिला देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी थोड़ी तंगी चल रही है, बाकी जैसा तू कहे। अरे तू तो पता नहीं कब से ये बातें कह रही है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तू दादी बन जाएगी, लेकिन तेरे बेटे की शादी की दावत धरी की धरी रह जाएगी। अरे गांव वालों को भी तो तुझसे उम्मीदें है ना कि तूने अपने बेटे की शादी की है तो तू दावत देगी। देख, मेरा परिवार अभी बहुत परेशान चल रहा है। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, तेरे घर वालों को दावत तो जरूर दूंगी। अरे तू तो अपनी है रजनी, इतना मत सोच। रजनी मन ही मन बहुत खुश थी कि किशन लाल का काम छूट गया है। अब रजनी के दिमाग में खुराफाती सूझती है और रजनी शकुंतला और उसके गरीब परिवार की बेइज्जती करवाने का मन बनाती है, क्योंकि शकुंतला ने रजनी की बहू की शादी के बाद खूब बेइज्जती की थी उसकी बहू के रंग रूप को लेकर। मुझे याद है शकुंतला, जब मेरी बहू नई नई आई थी, तूने पूरे गांव की औरतों के सामने मेरी बहू की धज्जियां उड़ाई थी। अरे मेरी बहू का रंग सांवला है तो क्या हुआ? और तूने तो उसकी बेइज्जती के साथ मेरे गरीब होने का मजाक भी उड़ाया। अभी तो मेरा बेटा अच्छा कमा रहा है, वरना तो शकुंतला मेरे बेटे का भी मजाक बनाती। देखा ना आज शकुंतला की हालत क्या है। ऐसे ही इस बात को कई दिन भी बीत जाते हैं। एक रोज चंदा गांव के लाला की दुकान पर से सामान ले रही होती है। तभी उसे एक गांव की औरत मिलती है जो चंदा को देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, अरे चंदा बहन, कैसी हो? बड़े दिनों बाद नजर आई हो। तुमने मुझे जो घर पे दावत का न्योता भेजा था वो मिल गया है, जल्दी मिलते हैं। किस दावत की बात कर रही हैं बहन जी आप? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? यहीं की जो गांव में तुमने दावत दी है तो उसमें मेरा नाम भी शामिल है, तो मैं तो आऊंगी ना दावत में। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। अरे चंदा बहन, आपको मजाक करने की आदत हो गई है। खैर छोड़िए, मुझे ना थोड़ी देर हो रही है, कभी मिलती हूँ फिर बात करती हूँ। इतना कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। चंदा कुछ भी नहीं समझ पाती और वो भी राशन का सामान लेकर घर लौट आती है और अपनी सास शकुंतला को कहती है, माँ जी, आपको पता है आज मुझे गांव की माया बहन मिली थी, लेकिन वो मुझे देखकर बहुत अजीब सी बातें कर रही थी कि गांव के सभी लोगों की दावत है तो मैं दावत में जरूर आऊंगी, पता नहीं क्या क्या। तेरी शादी में मैंने कोई खर्चा नहीं किया, तेरी और किशन की शादी मैंने मंदिर में कर दी। अब इन गांव वालों को तब से किशन की शादी की दावत की लालच लगी हुई है। हो सकता है वे भी तुझसे मजाक कर रही हो रजनी की तरह। उसे तू देखती है ना, हर वक्त दावत मांगती रहती है। यहाँ हम गरीबों को 2 वक्त का चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। ये भी आप ठीक ही कह रही हैं माँ जी, यहाँ 2 वक्त की रोटी पर भी आफत है और सब दावत की बात कर रहे हैं। इधर किशन लाल काम ढूंढने में लगा होता है, वहीं दूसरी तरफ चंदा अपने घर के लिए जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का राशन जुटा पा रही थी। लेकिन एक रोज गांव के कुछ लोग चंदा के घर आते हैं, जिसमें महिला, बच्चे, अधिकतर लोग शामिल थे। अरे अरे, क्या बात है, आज तो लग रहा है पूरा गांव मेरा हाल चाल लेने आया है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, अब ठीक है। बताओ तुम लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ इस गरीब खाने में? अरे हम तो तेरी बहू के हाथों का दावत खाने आए हैं। यहाँ गांव में ये औरतें और बच्चे इसलिए तो इकट्ठा हुए हैं।
अरे मैंने चंदा बहन को उस दिन कहा था कि हम दावत खाने के लिए जरूर आएंगे। देखो हम आ गए। लेकिन खाने की दावत किसने दी? मैंने और बहू ने तो किसी को किसी तरह की दावत नहीं दी। तो तू कहना क्या चाहती है? हम बिन बुलाए मेहमान है? अरे राम रे राम शकुंतला, घर आए मेहमान की ऐसे बेइज्जती करते हैं क्या? अरे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा भी कुछ करेगी, लेकिन ये जो तू कर रही है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। ये सब किसी की चाल है, मुझे और माँ जी को बदनाम करने की। खैर जो भी हो, कहते हैं ना घर आए मेहमान की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, आखिर वह भगवान का रूप होते हैं। मैं ही कुछ करती हूँ। इतना सोचकर चंदा घर आई औरतों और बच्चों को आंगन में बैठने के लिए कहती है। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे मैंने ही तो सबको न्योता दिया था और मैं ही भूल गई। कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए बस। इतना कहने के बाद जल्दी से चंदा रसोई में जाती है और हलवा पूरी बनाने की तैयारी में लगती है। शकुंतला भी अपनी बहू को जल्दी जल्दी काम करता देख उसका साथ देने लगती है। मुझे पता है ये सब किसने किया है, ये रजनी का ही काम है। वे एक नंबर की जलनखोर औरत है। क्या जरूरत थी उसे गांव की औरतों को दावत में बुलाने की, जब उसे पता है हमारे घर में कितनी दिक्कत चल रही है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ये सूजी और आटा मैं कल ही लाला की दुकान से लेकर आई थी। अब चंदा झटपट हलवा पूरी बना देती है और घर आई औरतों को हलवा पूरी खिलाकर ही जाने देती है। रजनी ये सब देखकर काफी हैरान थी। उसने तो सोचा था कि चंदा और उसकी सास की, शकुंतला की, उन सारी औरतों के सामने बेइज्जती होगी, लेकिन चंदा ने सिचुएशन को संभालते हुए झटपट खाना बनाकर सभी औरतों को परोस कर दिया। अरे क्या बात है चंदा बहन, दावत खा के ना बहुत मजा आ गया। हलवा पूरी ना बहुत ही अच्छा बना था, गर्मा गर्म। लेकिन इतना झटपट खाना तूने बनाया कैसे? तूने तो हमारे आने तक कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। अरे रजनी काकी, आप तो जानती है ना, अतिथि देवो भव। घर आए मेहमान भगवान समान होते हैं, तो भला अब मैं भगवान को भूखा जाने कैसे दे सकती हूँ? जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। मेरे सारे किए किराए में पानी फेर दिया चंदा ने। इस तरह गरीब बहू की पहली दावत में आए मेहमान हलवा पूरी खाकर चंदा की खूब तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रजनी, जिसने गांव की औरतों को दावत पर बुलाया था, वो बस अपना हाथ मलती रह जाती है। एक गांव में एक अंधी बहू नीता रहा करती थी। वो अपने घर के सारे काम किया करती, लेकिन उसकी सास गंगा हमेशा ही उससे ताने मारती और उसके अंधे होने का फायदा भी उठाती। किसी न किसी तरह से उसे परेशान करने की कोशिश करती। हालांकि नीता का पति मोहन उससे बहुत प्यार करता था। ये कहानी हमें नीता की सेवा, त्याग और धैर्य के बारे में बताती है। बहू जल्दी उठ, इतनी देर तक कौन सोता है? एक तो वैसे ही भगवान ने तुझे आंखें नहीं दी है, ऊपर से तू है कि इतनी देर में उठती है। पता नहीं ये मनहूस कैसे हमारे भाग्य में आ गई है। ये बातें सुनकर मोहन अपनी माँ से कहता है। क्या हो गया माँ, क्यों कोस रही हो नीता को? हाँ, अरे वो बेचारी अंधी है, फिर भी घर का सारा काम करती है, लेकिन आप क्या करती हो? बस कोसती रहती हो उससे। माँ कभी प्यार से बात कर लिया करो उससे, उसको भी अच्छा लगेगा। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी नीता की आवाज आती है। आई माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ और मैंने जल्दी उठकर घर का सारा काम भी कर लिया है। इस मनहूस ने तो मेरे बेटे को अपने वश में कर रखा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये मेरे बेटे से दूर हो जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकूं। यूं ही दिन बीतते हैं। गंगा नीता को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन नीता सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करती रहती। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आते हैं। आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। आप हमारे घर में आए, हमें बहुत खुशी हुई है। आप सभी बैठिए, मैं नीता बहू से कहकर अभी आप सबके लिए चाय नाश्ता बनवाती हूँ। नीता बहू, जरा बाहर तो आओ, कुछ मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो। हाँ माँ जी, मैं अभी सभी के लिए चाय लेकर आती हूँ। और नीता रसोई में जाकर सभी के लिए चाय बनाती है और स्वादिष्ट से पकोड़े बनाकर लाती है। नीता इतने सारे लोगों का खाना इतने अच्छे से कैसे बना पाएगी? और वो सारा काम अच्छे से नहीं करेगी तो ताने तो मिलेंगे ही ना। अच्छा है, तब मुझे बहाना भी मिल जाएगा नीता को घर से बाहर निकालने का। उसी के बाद मैं अपने मोहन की दूसरी शादी करवा पाऊंगी। तभी नीता चाय पकोड़े लेकर आती है। माँ जी,
सभी के लिए चाय और पकोड़े तैयार हैं। ठीक है नीता, ये टेबल पे रख दो। घर आए मेहमान चाय पकोड़े खाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे गंगा जी, आपकी बहू बहुत गुणी और संस्कारी है। अरे भले ही अंधी हो लेकिन चाय पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए। अरे खाकर मजा आ गया। बेटा जीते रहो। हालांकि ये सब सुनकर तो गंगा को खुश होना चाहिए था, लेकिन इस बात का गंगा को और भी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि अब वो नीता को खरी खोटी नहीं सुना पाएगी। कुछ दिन बाद नीता को परेशान करने के लिए गंगा नाटक करती है बीमार होने का। नीता, ओ नीता, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे दे। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रही है। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अब आ ही गई है तो मेरे पैर भी दबा दे बेटा। बिना कुछ कहे नीता सास की सेवा करती रही, लेकिन गंगा अपने बेटे के आने के बाद नाटक करती है और कहती है, बेटा आज मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं थी, लेकिन इस मनहूस ने तो मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा है। अब ये ऐसा करेगी, मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी इससे। अरे माँ, क्या कह रही हो आप? मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। देखिए, नीता एक बहुत अच्छी इंसान है और हमेशा वो आपकी सेवा करती है। भले ही वो अंधी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए ना मैं नहीं मानता ये सब हुआ होगा। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तो मेरी बात मान, इसे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। हम तेरे लिए इससे अच्छी लड़की लेकर आएंगे। माँ बस कीजिए, आप नहीं करनी है कोई दूसरी शादी मुझे। मैं अपनी पत्नी नीता से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा उसका साथ निभाऊंगा और हमेशा उसकी आंखें बंद कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। अब भाई ये सब कुछ तो नीता सुन लेती है और उसे सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपनी सास का दिल आज तक नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से उसके पति की दूसरी शादी की बातें भी होने लगी हैं। वैसे तो नीता को कभी अपने अंधे होने का बुरा नहीं लगता था, लेकिन इस बार उसे इस बात का ना सिर्फ बुरा लगता है बल्कि गुस्सा भी आता है कि आखिर भगवान ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। इन बातों को सोचकर नीता रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। कुछ दिनों बाद नीता अपने सपने में एक साधु बाबा को देखती है और उनसे बात करती है और अपने मन के वो सारे हाल उन साधु बाबा को सुनाती है। उसके सपने में साधु उससे कहते हैं कि तेरा मन सच्चा है, तू सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करती है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जब तू सुबह उठेगी तेरी आंखों की रोशनी वापस लौट चुकी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का पता किसी को न चल पाए, नहीं तो तेरी आंखों की रोशनी फिर से चली जाएगी। इसी सपने के बाद नीता की आंखें खुलती हैं और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो देख सकती है, लेकिन उसे अपना सपना याद आता है और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। अब अपनी सास के कुछ भी कहने से पहले ही नीता सारा काम करती और अच्छे से खाना भी बनाती। नीता क्या बात है, आजकल तो सारे काम बहुत जल्दी कर लेती है और सभी कामों को इतने अच्छे से भी कर लेती है। तू ऐसा क्या जादू टोना करती है? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपने तो मुझे जैसे सिखाया है ना, मैं सब कुछ वैसे ही करने लगी हूँ और वैसे ही करने की कोशिश भी करती हूँ। आखिर ये सब कुछ आपकी ही वजह से तो हो पा रहा है। आप जैसी सास तो भगवान हर किसी को दे। एक दिन अचानक से गंगा की तबीयत खराब हो जाती। नीता बेटा, सारा बदन दुख रहा है मेरा, मुझे दवाई ला दे, मुझसे तो ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और मोहन जी भी घर पर नहीं है। बेटा मेरा बदन दर्द से टूटा जा रहा है। तभी नीता रसोई में जाती है और एक काढ़ा बनाकर लाती है और गंगा को देती है। माँ जी, आप ये काढ़ा पी लीजिए, ये पीने के बाद आपका सर दर्द थोड़ा कम होगा और आपके सर की मैं मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। गंगा काढ़ा पीती है और मालिश से वाकई में उसे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। नीता बहू, तू तो देख ही नहीं पाती है, फिर भी तूने ये काढ़ा इतने सही तरीके से कैसे बना लिया? इसे बनाना तो आसान काम नहीं है। माँ जी, भगवान ने बेशक मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी, लेकिन मुझे बुद्धि बहुत अच्छी दी है। अपनी सूझबूझ से मैंने काढ़ा बनाया है और मैं जानती थी कि इसमें मैं नाकामयाब हो ही नहीं सकती। नीता बेटा, तू मुझे माफ करना, मुझे तेरी परख नहीं थी, मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी काबिल है। सभी मुझसे कहते रहते थे कि तेरी बहू काबिल बहू है, लेकिन मैंने कभी किसी की बात सुनी ही नहीं। लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा।
माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हो मुझसे? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब मोहन भी वहां आता है और दोनों सास बहू का प्यार देखकर मोहन खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद कभी गंगा ने नीता को बुरा भला नहीं कहा।